नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार। यानी कल की कक्षा में हमने पढ़ा था जनसंचार के प्रमुख माध्यम एवं अभिव्यक्ति, और आज की कक्षा में हम उन्हीं से संबंधित जो प्रश्न बच गए थे और पत्रकारिता के जो प्रमुख प्रकार है उससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। और मित्रों, यह जो क्लास है, ये क्लास आपकी स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखें। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। अखबारी पत्रकारिता कब अस्तित्व में आई। अखबारी पत्रकारिता कब अस्तित्व में आई, तो इसका सही उत्तर होगा 400 साल पहले। अगला प्रश्न, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई, तो इसका सही उत्तर होगा 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के बंगाल गजट से। मित्रों, याद रखिएगा कि भारत में पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल गजट समाचार पत्र से हुई थी, और इसके जो संपादक थे यानी इस पत्र को निकालने वाले, जो चलाने वाले थे, जेम्स ऑगस्ट हिक्की थे, और ये समाचार पत्र 1780 में निकला था। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा उदंत मार्तंड। और मित्रों, याद रखिएगा कि यह एक साप्ताहिक पत्र था। और मित्रों, यानी उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है जो एक साप्ताहिक पत्र था। और मित्रों, 1826 ईस्वी में कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में यह पत्र निकला था। यानी 1826 ईस्वी को कोलकाता से, अगर ये पूछ लिया जाए कि उदंत मार्तंड कहाँ से निकलता था, कोलकाता से। इसके संपादक कौन थे, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। अगला प्रश्न, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा पत्रकारिता को। यानी पत्रकारिता या मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न, पत्रकार की 4 बैसाखियां कौन सी है। पत्रकार की 4 प्रमुख बैसाखियां कौन कौन सी है, तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा, एक तो सच्चाई, एक संतुलन, दूसरा निष्पक्षता, चौथा स्पष्टता। यानी सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता और स्पष्टता, ये पत्रकार की 4 प्रमुख बैसाखियां हैं। अगला प्रश्न, समाचार या खबरों के संकलनकर्ता को क्या कहा जाता है। समाचार या खबरों के संकलनकर्ता को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा संवाददाता। अगला प्रश्न, लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन, मानक और पढ़ने योग्य बनाने को क्या कहा जाता है। लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन, मानक और पढ़ने योग्य बनाने को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा संपादन। अगला प्रश्न, किसी मुद्दे पर फीचर या रिपोर्ट लिखते समय उसमें ताज़ा या तत्कालीन घटना का उल्लेख करना क्या कहलाता है। किसी मुद्दे पर फीचर या रिपोर्ट लिखते समय उसमें ताज़ा या तत्कालीन घटना का जो उल्लेख किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा न्यूज पेग। अगला प्रश्न, संपादकीय पृष्ठ के सामने प्रकाशित होने वाला वह पृष्ठ जिसमें विश्लेषण, स्तंभ, फीचर, साक्षात्कार और विचारपूर्ण टिप्पणियां प्रकाशित की जाती है क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप एड। अगला प्रश्न, मौलिक शोध और छानबीन के जरिए सूचनाओं को सामने लाना क्या कहलाता है। यानी मौलिक शोध और छानबीन के जरिए सूचनाओं को सामने लाना क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर होगा खोजी रिपोर्ट।
यानी इन्वेस्टिगेशन। अगला प्रश्न, सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है। यानी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन किस पत्रकारिता में की जाती है, या जो गहरी छानबीन की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा इन डेप्थ, यानी गहरी रिपोर्ट। अगला प्रश्न, मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? यानी मुद्रण या फिर छापा की जो लिखने की जो कला है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका सही उत्तर होगा चीन से। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम छापे खाने का आविष्कार कहाँ हुआ? सर्वप्रथम छापे खाने का आविष्कार कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा जर्मनी के गुटेनबर्ग में। अगला प्रश्न, भारत में पहला छापाखाना कहाँ व कब खोला गया? भारत में पहला छापाखाना कहाँ व कब खोला गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1556 ईस्वी में गोवा में। अगला प्रश्न, तत्काल और कम से कम शब्दों में जो न्यूज दर्शकों तक पहुंचाई जाए उसे कहा जाता है। यानी तत्काल और कम से कम शब्दों में जो न्यूज दर्शकों तक पहुंचाई जाए उसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रेकिंग न्यूज। और मित्रों, ब्रेकिंग न्यूज के उदाहरण देखें तो जैसे प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरे पर, अचानक सोने के भावों में गिरावट, भारतीय टीम की 5 विकेट से जीत, ये जितनी भी ये बिल्कुल शॉर्ट में जो खबर होती है इसी को हम ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। अगला प्रश्न, जो एंकर रिपोर्टर से मिली खबरों और जानकारियों को बिना दृश्यों के दर्शकों को बताता है उसे कहते हैं। यानी जो एंकर रिपोर्टर से मिली खबरों और जानकारियों को बिना दृश्यों के दर्शकों को बताता है उसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ड्राई एंकर। मित्रों याद रखिएगा, यानी ड्राई का मतलब होता है सूखा, एंकर यानी बोलने वाला। यानी जो रिपोर्टर होता है, यानी जो एंकर होता है बोलने वाला, अगर किसी घटना स्थल से मिली खबरों को केवल बिना दृश्यों के, यानी उसमें उससे संबंधित जो दृश्य होते हैं वो नहीं दिखाए जाते, और वो दृश्य ही अगर दर्शकों तक सीधे पहुंच रहे तो उसे ड्राई एंकर कहा जाता है। अगला प्रश्न, एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाओं दर्शकों तक पहुंचाना, इस प्रक्रिया को कहते हैं। यानी एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाओं को दर्शकों तक पहुंचाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा फोन इन। मित्रों याद रखिएगा कि जो एंकर होता है वो फोन से बात करके रिपोर्टरों से जितनी भी खबरें प्राप्त करता है, और फोन से जो खबरें प्राप्त की हुई होती है उसी को फोन इन कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसी भी घटना को दृश्यों सहित एंकर द्वारा पढ़ना क्या कहलाता है? किसी भी घटना को दृश्यों सहित एंकर द्वारा पढ़ना क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा एंकर विजुअल। मित्रों एक तो था ड्राई एंकर। ड्राई एंकर में घटना से संबंधित दृश्य नहीं होते, लेकिन जहां पर घटना से संबंधित जितने भी दृश्य दर्शकों को दिखाए जाते हैं उसको एंकर विजुअल कहा जाता है। अगला प्रश्न, जब एंकर कथन या खबर को पुष्ट करने के लिए प्रत्यक्ष दृश्यों या संबंधित व्यक्तियों को कथन दिखाकर और सुनाकर खबर के साथ प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? कि जब एंकर कथन या खबर को पुष्ट करने के लिए प्रत्यक्षदर्शियों या फिर उससे संबंधित व्यक्तियों के कथन दिखाकर या फिर सुनाकर खबर के साथ प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा एंकर बाइट। मित्रों बाइट का मतलब होता है कथन। तो जो एंकर होता है वो रिपोर्टर से जितनी भी जो जानकारी प्राप्त हुई है उस खबर से संबंधित घटना स्थल पर मौजूद जो लोग होते हैं उन लोगों से अगर वो रूबरू करते हुए हमें दिखाया जाता है उसी को एंकर बाइट कहा जाता है। किसी भी खबर या सूचना का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है?
किसी भी खबर या सूचना का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा लाइव। अगला प्रश्न, जब एंकर किसी घटना की जानकारी दृश्य, बाइट या ग्राफिक के जरिए देता है उसे कहा जाता है? कि जब एंकर किसी घटना की जानकारी दृश्य, बाइट और ग्राफिक के जरिए देता है उसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा एंकर पैकेज। अगला प्रश्न, रेडियो समाचार कॉपी में अंक लिखने संबंधी विवरण किस प्रकार होना चाहिए? कि रेडियो के लिए जो समाचार लिखे जाते हैं उसमें जो अंक होते हैं उनको लिखने संबंधी विवरण क्या है? तो इसका आप विशेष रूप से ये ध्यान रखिएगा कि 1 से 9 तक के जो अंक होते हैं उनको शब्दों में लिखना चाहिए। यानी 1 से 9 तक के अंकों को शब्दों में लिखना चाहिए और 11 से लेकर के 999 तक के अंकों को अंकों में ही लिखना चाहिए। और मित्रों, तीसरे नंबर पे बात करें तो 1000 से ऊपर की जितनी भी संख्याएं हैं उनको शब्दों में लिखना चाहिए, क्योंकि अगर ये तो 1000 में दे रखी है, अगर लाखों में कोई संख्या हो तो उसको शब्दों में लिखा रहेगा तो एंकर को या रिपोर्टर को या फिर जो समाचार वादक है उसको, समाचार वाचक है उसको उन अंकों को जोड़ने में समय नहीं लगेगा और सीधा लिखा हुआ, शब्दों में लिखा हुआ तो उसको सीधा बोल दिया जाएगा। और मित्रों, एक तो ये प्रतिशत का चिन्ह और एक जो डॉलर का चिन्ह है इनको ऐसे के ऐसे नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इनको हिंदी में यानी शब्दों में लिखा जाना चाहिए। प्रतिशत वाले चिन्ह को प्रतिशत में और डॉलर वाले चिन्ह को डॉलर लिखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 3 प्रकार के। एक पत्रकार होता है पूर्णकालिक पत्रकार, दूसरा पत्रकार होता है अंशकालिक जिसे स्ट्रिंगर भी कहते हैं, और तीसरा जो प्रकार है उसका नाम है स्वतंत्र पत्रकार जिन्हें फ्रीलांसर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, समाचार पत्र में डेडलाइन से क्या तात्पर्य है? समाचार पत्र में डेडलाइन से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर होगा समाचार पत्र जिस अवधि के लिए छपता है, यानी समाचार पत्र जिस अवधि के बाद छपता है वह अवधि ही किसी समाचार के लिए डेडलाइन होती है। और मित्रों, डेडलाइन का अर्थ हुआ समाचार छपने की आखिरी समय सीमा, यानी रात्रि 12 बजे से लेकर के दूसरे दिन 11:59 तक के जो समाचार होते हैं वो सारा को एक समय में बंधी हुई होने के कारण उसी को हम डेडलाइन कहते हैं। अगला प्रश्न, समाचार पत्र लेखन में 6 ककार कौन कौन से हैं? समाचार पत्र लेखन में 6 ककार कौन कौन से हैं? तो मित्रों, यहाँ से भी आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से प्रयुक्त ककारों में से कौन सा ककार समाचार लेखन में प्रयुक्त नहीं होता। इसलिए ये जो 6 ककार है इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। ये 6 ककार कौन कौन से? क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे और क्यों। और अब मित्रों याद रखिएगा कि क्या, कौन, कब और कहाँ, ये जो 4 ककार है ये सूचना, आंकड़ों एवं तथ्यों पर आधारित होते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरे की बात करें कैसे और क्यों, ये विवरण, व्याख्या और विश्लेषण पर आधारित होते हैं तथा इनका जो यानी कैसे और क्यों ये विवरण से, व्याख्या से या उस किसी भी जो घटना है या खबर है उसके संपूर्ण विश्लेषण से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न, पत्रकारिता के 3 पहलू कौन कौन से हैं? पत्रकारिता के 3 पहलू कौन कौन से हैं? तो मित्रों, सबसे पहला जो पहलू है समाचार संकलन, समाचार संपादन, समाचार प्रकाशन। ये जो 3 पहलू है ये पत्रकारिता के 3 पहलू माने गए हैं। अगला प्रश्न, जिस पत्रकारिता के तहत गहराई से छानबीन करके सूचनाओं को सामने लाया जाता है उसे कहा जाता है, या जिस पत्रकारिता के तहत गहराई से छानबीन करके सूचनाओं को सामने लाया जाता है उसे
क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा खोज परख पत्रकारिता या फिर स्टिंग ऑपरेशन। अगला प्रश्न है, जिस पत्रकारिता में सूचनाओं के साथ साथ पाठक को घटना की तह तक ले जाकर अर्थ स्पष्ट कराया जाता है उसे कहते हैं। कि जिस पत्रकारिता में सूचना के साथ साथ पाठक को घटना की तह तक ले जाकर अर्थ स्पष्ट कराया जाता है उसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विशेषीकृत पत्रकारिता। अब मित्रों बात करें इससे संबंधित अगले तथ्यों की। इस पत्रकारिता के 7 क्षेत्र माने गए हैं, यानी जो विशेषीकृत पत्रकारिता होती है इसके 7 क्षेत्र माने गए हैं, जिसमें सबसे पहला संसदीय पत्रकारिता, दूसरी न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता और फैशन और फिल्म से संबंधित पत्रकारिता। अगला प्रश्न, जिस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? कि जिस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अंतर्वैयक्तिक संचार। और मित्रों इसे इंट्रापर्सनल भी कहते हैं। और यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है तथा पूजा, इबादत, प्रार्थना, चिंतन, मनन आदि इसके उदाहरण है। तो आपसे सीधा प्रश्न अगर पूछा जाए कि संचार का सबसे बुनियादी रूप कौन सा है, अंतर्वैयक्तिक, जनसंचार या समूह संचार, तो फिर इसका सही उत्तर होगा अंतर्वैयक्तिक संचार। अगला प्रश्न है, जब 2 व्यक्ति परस्पर आमने सामने संवाद करते हैं तो इसे कहते हैं। कि जब 2 व्यक्ति परस्पर आमने सामने संवाद करते हैं तो उसे कौन सी पत्रकारिता या कौन सा संचार कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अंतर्वैयक्तिक संचार, और इसे इंटरपर्सनल संचार भी कहते हैं। और मित्रों इस संचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है, यानी यहाँ से आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि संचार की वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है? तो फिर इसका सही उत्तर होगा अंतर्वैयक्तिक संचार। अब मित्रों हम बात करें इससे संबंधित अगले तथ्यों की। अंतर्वैयक्तिक संचार की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतर्वैयक्तिक संचार की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो 3 यह दे देंगे, एक अलग रहेगी। तो आप इन विशेषताओं को भी अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले इसमें फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है। दूसरा, इस संचार के जरिए मनुष्य आपसी संबंध विकसित करते हैं। इसके बाद देखें तो संचार का यह रूप पारिवारिक एवं सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। और इसकी जो अगली विशेषता है, नौकरी और दाखिले के लिए होने वाले इंटरव्यू में इसी संचार की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, संचार की वह प्रक्रिया जिसमें एक समूह या सभा के लोग आपस में विचार विमर्श या चर्चा करते हैं। कि संचार की वह प्रक्रिया जिसमें एक समूह या सभा के लोग आपस में विचार विमर्श या चर्चा करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा समूह संचार। अगला प्रश्न, जब व्यक्तियों के एक विशाल समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी मुद्रित, तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए संवाद कायम किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।